हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सम्यक ऑनलाइन। आज हम द हिंदू पर डिस्कशन करेंगे फॉर 15th में। इस डिस्कशन में केवल न्यूज़ पर चर्चा नहीं होगी, बल्कि एडिटोरियल्स, डिबेट्स के साथ साथ हर न्यूज़ का जो बैकग्राउंड है, जो डेटा है, उसको भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ हमारे सिविल सेवा परीक्षा में किन पेपर से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, उसको भी हम देखेंगे। इस डिस्कशन को लगातार हम सुनते रहेंगे, करते रहेंगे, ताकि किन खबरों को पढ़ना है उसको आप सीख जाएं, ताकि आपका समय बचे और आप स्मार्टली स्टडी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर शुरू करने से पहले हमारे सामने एक इंडेक्स है, एक सूची है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, न्यूज़ की हेडिंग्स क्या हैं और किस प्रकार से किस टॉपिक पर वो केंद्रित है। पहली खबर हमारे सामने माइग्रेंट वर्कर को लेकर है, जिसकी हेडिंग है माइग्रेंट वर्कर्स टू गेट फूड ग्रेन्स। अभी कल ही सरकार ने अनाउंसमेंट किए हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स को फ्री में, मुफ्त में राशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये सरकार की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है, ताकि सामाजिक वेलफेयर हो सके। इसलिए ये सिविल सेवा यूपीएससी के पेपर 1 में इंपॉर्टेंट है। चूँकि माइग्रेंट के अपने अधिकार हैं, इसलिए ये पेपर 2 पॉलिटी में इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसके ऊपर सरकार को वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा, इकोनॉमी का एक चैप्टर ऐड होगा, और इसलिए ये पेपर 3 में भी इंपॉर्टेंट है। इसके डेटा आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स को लिखते समय। ये हिंदू के पेज नंबर 1 पे आपको मिल जाएगा। अगली खबर हमारे सामने डबलिंग टाइम स्लोज। दरअसल ये न्यूज़ जो है वो कोविड को लेकर है कि कोरोना में जो भारत में जो तबाही मचाई है, उससे भारत अभी किस स्थिति में पहुंचा है, भारत में क्या डेटा है, क्या रेट है, इन सब की बात इसमें हम करेंगे, जिसके डेटा आप पेपर 1, पेपर 3 में इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर 1 में सामाजिक मुद्दे हैं, पेपर 3 में साइंस टेक के मुद्दों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हिंदू के पेज नंबर 1 पर शामिल किया जाएगा, ये आपको दिख जाएगा। थर्ड हमारे पास जो न्यूज़ है वो दरअसल एलजी प्लांट में जिस गैस का लीकेज हुआ था करीब 1 हफ्ते पहले, उस पर है। और चूंकि ये डिजास्टर रहा है जिससे करीब 12 लोगों ने जान गंवा दी, इसलिए ये आपदा प्रबंधन के टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, जो सिविल सेवा के पेपर 3 में आपको दिखेगा। ये हिंदू के पेज नंबर 5 पर आपको दिख जाएगा। अगली खबर हमारे सामने एक एडिटोरियल है, वन फॉर द पुअर, जिसका उद्देश्य है कि गरीबों के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम किए जाएं, ताकि इस महामारी के समय गरीबों पर उसका अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इस आर्टिकल के तहत गरीबों के लिए फूड ग्रेन्स पर जो चर्चा है हम वो करेंगे, और इसलिए ये पेपर 1 और पेपर 3 में शामिल किया जा सकता है। हिंदू पे आपको पेज नंबर 6 पर ही दिख जाएगा। अगली खबर हमारे सामने एक आर्टिकल है, स्टॉप द रिटर्न टू लेसेस फेयर स्टेट। दरअसल इस शब्द का मतलब है एक ऐसा स्टेट जहां पर उद्योगपति या मार्केट राज करते हैं और सरकार की भूमिका या सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। तो जिस प्रकार से सरकारों ने पिछले कुछ दिनों में लेबर रिफॉर्म्स किए हैं, उसको देखते हुए ये आर्टिकल लिखा गया है, और इसलिए ये लेबर लॉज और इकोनॉमी से संबंधित है, और इसलिए ये पेपर 2 और पेपर 3 में इंपॉर्टेंट होता है। ये पेज नंबर 6 पे आपको दिख जाएगा। अगली न्यूज़ हमारे सामने लॉकडाउन सिंड्रोम है। एक एडिटोरियल है जो दरअसल लॉकडाउन और उससे उत्पन्न होने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर अपना प्रकाश डालता है कि किस प्रकार लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक क्राइसिस आई है, और इसलिए ये पेपर 3 में इस पे क्वेश्चन आना ऑब्वियस है और आ भी सकता है। ये हिंदू के पेज नंबर 6 पे आपको दिख जाएगा। अगली खबर हमारे सामने एक संघवाद के ऊपर है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के ऊपर है, जहां पर कहा गया है कि स्टेट को राज्यों की मर्जी पर, स्टेट को केंद्र की मर्जी पर या उनकी दया पर नहीं छोड़ सकते आप। द स्टेट्स कैन नॉट बी लेफ्ट टू द सेंटर्स मर्सी, और इसलिए यह मुद्दा संघवाद का है जो पेपर 2 में शामिल किया जाएगा। अगर आप देखें थर्ड नेक्स्ट न्यूज वो है कीपिंग एशिया पैसिफिक अफ्लोट। हम देखेंगे इसमें कि एशिया पैसिफिक में पर्यावरणीय मुद्दे कुछ सामने आ रहे हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर यह आर्टिकल लिखा गया है, जो आपको हिंदू के पेज नंबर 7 पे मिल जाएगा। अगली खबर हमारे सामने दरअसल आईआर को लेकर है। भारत चीन के बीच में
पुराने कुछ संबंध खराब रहे हैं सीमाओं को लेकर। उनमें से एक नया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में चीन पाकिस्तान के लिए बांध का निर्माण कर रहा है, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई है। तो ये न्यूज़ उसका है। और एक मुद्दा है भारत नेपाल का कि भारत ने कैलाश मानसरोवर जाने के लिए जिस नए रास्ते को ओपन किया है वो एक ऐसे पार्ट से गुजरता है जिसके ऊपर नेपाल भी अपना दावा करता है, और इसलिए ये आईआर का मुद्दा है जो पेपर 2 में शामिल किया जाएगा। हिंदू के पेज नंबर 8 पे आपको मिल जाएगा। अगर हम नेक्स्ट पे आए तो ये दरअसल मुद्दा तालिबान को लेकर है। इसमें लिखा है कि इंडिया इज नॉट वेरी कमिटेड टू टॉक्स टू तालिबान। दरअसल अमेरिका भारत से आग्रह कर रहा है कि भारत भी तालिबान से बात करे ताकि अफगानिस्तान में शांति आ सके, किंतु भारत अभी इस चीज पर उतना सहमत नहीं है। तो इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि भारत के पक्ष क्या हैं। ये ऑफ कोर्स आईआर का एक मुद्दा है जो पेपर 2 में आपको मिलेगा और हिंदू के पेज नंबर 8 पे आपको दिख जाएगा। अगली खबर हमारे सामने इकोनॉमी से आ रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सेंटिमेंट कुछ नेगेटिव है, जिस कारण से भारतीय बाजारों से या भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहां पे हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कौन से मुद्दे हैं जिसके कारण भारतीय शेयर बाजारों में, भारतीय बाजारों में गिरावट है। ये भारतीय बाजारों से लिंक है, इसलिए पेपर 3 में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। हिंदू में पेज नंबर 15 पे आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि कोरोना से कार सेल्स बढ़ेगी। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसा होगा। और अंतिम खबर है हमारे सामने कि भारत सरकार ने डिस्कॉम्स के लिए 90,000 करोड़ का पैकेज दिया है। डिस्कॉम्स बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कहते हैं जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वो पहले से घाटे में थी, उनको घाटे से उबारने के लिए यह पैकेज दिया गया है, जिसका शीर्षक कहा गया है पावर बैकअप टू डिस्कॉम्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन हमारी पहली खबर से। ये दरअसल एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि सरकार ने गरीबों के लिए, माइग्रेंट्स के लिए क्या उपाय किए हैं। करोड़ों की संख्या में माइग्रेंट्स अलग अलग राज्यों से अपने गांव लौट रहे हैं। फिर भी काफी संख्या में ऐसे माइग्रेंट्स हैं जो केंद्र और राज्य के शिविरों में अपना दिन गुजार रहे हैं और लॉकडाउन के कारण वापस नहीं लौट पा रहे हैं। उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। एज अ रिजल्ट उनके सामने भूखमरी या गरीबी की समस्या और भी बढ़ गई है। उनको इस भूख से, इस गरीबी से हेल्प करने के लिए भारत सरकार ने कल ही एक पैकेज का अनाउंसमेंट किया है कि 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सपैंड करके ऐसे माइग्रेंट को राशन उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें गेहूं, चावल और चने शामिल हैं। यह पैकेज दरअसल जो राशन का पैकेज है उनको 2 महीनों के लिए मिलेगा, 1 अप्रैल से 30 जून। एज अ रिजल्ट माइग्रेंट वर्कर्स बिना राशन कार्ड के भी अन्न प्राप्त कर सकेंगे। यहां पर जो अगला मुद्दा है राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का। भारत में जो पलायन है एक बहुत ही गहरा फीचर है। करोड़ों की संख्या में गांव से लोग शहर पलायन करते हैं। शहर पहुंचकर वो दरअसल गरीबी के उस दलदल में और धंस जाते हैं, क्योंकि शहरों में उनके लिए रोजगार तो मिलता है किंतु भोजन पर्याप्त नहीं मिलता, महंगाई ज्यादा होती है या उनको स्लम्स में रहना पड़ता है। उनको भुखमरी के इस जंजाल से निकालने के लिए यदि राशन कार्ड को पोर्टेबल किया जाएगा तो वो जिस भी राज्य के होंगे, वो किसी भी राज्य में जाएंगे तो उनका राशन कार्ड उनको अन्न देगा। तो इससे शायद उनकी जो गरीबी है, जो उनका पोषण है, उनको मिलता रहेगा। और इस मुद्दे को लेकर अगस्त 2020 तक राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को पूरे देश में लागू किया जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन उभर के सामने आता है, वो है पीडीएस को लेकर। अभी भारत में 1997 से टारगेटेड पीडीएस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके तहत हम लक्षित रूप से कुछ वर्गों को जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको राशन देते हैं। यदि भारत में देखें आप तो ऐसे भी वर्ग मिलेंगे आपको जो भले ही गरीबी रेखा से नीचे ना हो किंतु इस समय वो आर्थिक मार झेल रहे हैं और गरीबी के बिल्कुल निकट हैं। उनके बच्चे भी भूख से परेशान हैं और इसीलिए मांग है कि क्यों ना हमें उस खाद्य वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक कर देना चाहिए। वी हैव टू गो टू यूनिवर्सल पीडीएस। ये क्वेश्चन आपको पेपर 2 में मिल सकता है, जहां पे आर्गुमेंट होगा कि भारत के सामने पीडीएस को सार्वभौमिक करने के लिए
क्या चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी कॉस्ट आएगा। किंतु भारत सरकार के हमारे संविधान के प्रियम्बल में समाजवाद एक शब्द है और हमें सभी वर्गों का ख्याल रखना है, इसलिए पीडीएस को यूनिवर्सल किया जा सकता है। हमारे सामने अगली खबर दरअसल कोविड के डेटा को लेकर है। अगर हम डेटा देखें, इस पूरे न्यूज़ आइटम को इस पॉइंट में हमने समराइज किया है कि भारत में अभी तक लगभग 15 मई तक कोविड के 78,000 केसेस हमने देखे हैं, जिसमें से 2549 डेथ्स हुई हैं। अगर आप देखेंगे रेट ऑफ मोर्टालिटी या फैटालिटी तो वो लगभग आएगा 3.2%। भारत में मई 7 से लेकर वर्तमान तक प्रतिदिन 3500 केसेस हमने रिकॉर्ड किए हैं, जो एक अच्छा समाचार तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन इन सब के बीच में जो खबर मोटिवेट करने वाली है वो ये है कि डबलिंग टाइम को हमने बढ़ा दिया है। इस एक हफ्ते से पहले कोविड का डबलिंग टाइम था 11.1 डेज, जो बढ़कर कितना हो गया है, लगभग 14 डेज। इसका मतलब यह है कि पहले एक हफ्ते पहले तक भारत में कोविड हर 11 दिन में डबल हो रहे थे कोविड के पेशेंट्स, जो कि अब 14 डेज में हो रहे हैं। इसका मतलब डबलिंग की रेट घटी है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने कोविड के स्प्रेड को कुछ हद तक कंट्रोल किया है। और सबसे बड़ी बात कि भारत में लगभग 1/3 रिकवरी रेट है, जो खुद में एक संतोष का अनुभव कराता है कि भारत में डेथ रेट्स कम है, रिकवरी रेट ज़्यादा है और हमने डबलिंग टाइम को भी बढ़ाया है। एज अ रिजल्ट हमारा प्रयास भले ही अभी पर्याप्त ना हो, सफिशिएंट ना हो, किंतु रिजल्ट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि सरकार को इसी तरीके से लगातार कोविड से लड़ने के लिए अपने प्रयास करने चाहिए। इन डेटा का इस्तेमाल आप किसी आंसर में, किसी ऐसे में भी कर सकते हैं अपने पॉइंट को मजबूत बनाने के लिए। अगली खबर हमारे सामने दरअसल एलजी प्लांट से है। आपने सुना होगा पिछले हफ्ते एलजी का एक प्लांट है विशाखापत्तनम में, जिसमें स्टायरिन गैस को स्टोर किया गया था और उस गैस में लीकेज होने से लगभग 12 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। अगर हम इसको एग्जाम के पॉइंट से देखें तो यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा स्टायरिन के ऊपर, या साइंस टेक में क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। स्टायरिन दरअसल एक केमिकल मोनोमर है जिसको इथाइल बेंजीन भी कहते हैं और ये इसका स्ट्रक्चर है। ये मोनोमर पॉलीमराइज करता है तो बनता है पॉलीस्टीरीन। और पॉलीस्टीरीन के इस्तेमाल बहुत सारे हैं। जितने भी हार्ड प्लास्टिक्स देखेंगे आप, जिनसे एसी के बनते हैं पैनल्स, ऑटोमोबाइल के अंदर जो प्लास्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, वो सारा पॉलीस्टीरीन होता है। तो एलजी प्लांट में इसका स्टोरेज दरअसल इसको बनाने के लिए किया जाता था, किंतु ड्यू टू मिस हैंडलिंग उस गैस के लीकेज से ये दुर्घटना हुई है और सरकार ने अभी तक जो स्टॉक बचा है उसको वापस दक्षिण कोरिया भिजवाने का निर्णय लिया है। ये देखना होगा कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हों। अगली खबर हमारे सामने दरअसल एक आर्टिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप हिंदू के पेज नंबर 6 को देखेंगे तो वहां पे हेडिंग है स्टॉप द रिटर्न टू लेसेस फेयर। इस आर्टिकल को समझने से पहले इस वर्ड को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। एक फ्रेंच वर्ड है लेसेस फेयर, जिसका मतलब है लेट गो लेट पास। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी अवस्था, ऐसी आर्थिक स्थिति जहां बाजार ये मांग करता है राज्यों से कि आप हमें हमारे काम में हस्तक्षेप ना करें, हम जो करना चाहते हैं हमें करने दिया जाए, स्टेट हस्तक्षेप ना करे, उसकी भूमिका कम से कम हो। किंतु क्या ऐसे स्टेट की कल्पना आप कर सकते हैं जहां बाजारों का दबदबा हो? आप देखिए इस आर्टिकल में क्या है। भारत सरकार के पास आपदा प्रबंधन कानून है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इस एक्ट के माध्यम से राज्यों को निर्देश दिए गए कि उन्हें कोविड का स्प्रेड रोकना है और राज्यों ने एपिडेमिक एक्ट 1897 का इस्तेमाल करके लॉकडाउन को एनफोर्स किया। राज्य और केंद्र ने लोगों के मूवमेंट को तो रोक लिया, किंतु क्या किसी एक्ट से राज्यों ने यह इंश्योर किया कि लोगों का भोजन कैसे मिलेगा, लोगों को मेडिकल रिलीफ कैसे मिलेगी और लोगों को उनका भुगतान कैसे मिलेगा? राज्यों ने लोगों को तो रोक लिया, बट लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया। इन सब के बीच
राज्यों ने एक और काम किया, वो है लेबर लॉज में संशोधन। उद्योगों को पुनर्जागृत करने के लिए राज्यों ने और केंद्र ने लेबर लॉज में अमेंडमेंट किए। एज अ रिजल्ट न्यूनतम मजदूरी की शर्त हटा दी, एक वीकली ऑफ की शर्त हटा दी, मजदूरों को लगभग 72 घंटे हर हफ्ते काम करना होगा जो पहले 48 घंटे था। एक दिन में उन्हें 8 घंटे काम करने पड़ते थे जो अब 12 घंटे कर दिए गए हैं। 4 घंटे जो ओवर टाइम वो करेंगे उसके लिए मजदूरी की दर नॉर्मल मजदूरी दर होगी, ना कि ओवर टाइम की डबल रेट। इसका मतलब एक प्रकार से मजदूरों का एक शोषण के रूप में इसको देखा जा सकता है। उद्योगों के लिए मजदूरों के अधिकार को छीनना दरअसल उद्योगों का दबदबा दर्शाता है। ये दर्शाता है कि क्या हम लेसेस फेयर बन रहे हैं, जहां उद्योग जो मांग कर रहे हैं स्टेट वही कर रहा है। क्या उद्योगों की मांग मानी जा सकती है, वो भी तब जब पूरे देश में रिवर्स माइग्रेशन है, मजदूरों का स्टार्वेशन है, भूखमरी है। गांव से शहर तक होने वाला पलायन तो माइग्रेशन है। शहर से वापस जब लोग गांव आते हैं उसे हम कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन। यह रिवर्स माइग्रेशन तनावपूर्ण स्थितियों में है, इसलिए इसका नाम हुआ डिस्ट्रेस रिवर्स माइग्रेशन। ऐसी स्थिति में लेबर्स के अधिकारों को बचाना चाहिए, ना कि उद्योगों के हाथ में उनका शोषण करवाना चाहिए। आप देखें कि जो आज एम्प्लॉयर्स मांग कर रहे हैं लगभग सभी राज्य उद्योगों को वही दे रहे हैं। इसलिए राज्यों की मांग है टुवर्ड्स लेसेस फेयर स्टेट। आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल में ऑथर आर्ग्यू करते हैं कि आज की डेट में जो परिवर्तन किए गए हैं वैसे ही परिवर्तन 1819 में बंगाल रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से किए गए थे, जहां मजदूरों को जबरन 16-16 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता था और उनको ऐसा करने के लिए 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था। बाद में जब लेबर्स ने एजिटेट किया, प्रोटेस्ट किया, तो फैक्ट्रीज एक्ट पास हुआ 1911 में, जिसने वर्किंग आवर्स को 16 से घटाकर 12 घंटे कर दिया। आज फिर से लेबर लॉज में अमेंडमेंट किया गया है और फिर से लेबर्स को 12 घंटे काम करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो वर्किंग आवर्स 2020 में हैं वैसे ही वर्किंग आवर्स 1911 में भी थे। तो क्या हमने वर्कर्स को इस पेंडेमिक का बहाना लेकर 100 साल पीछे नहीं धकेल दिया? क्या वर्कर्स ने इतने 100 सालों में जो प्रोटेस्ट किए हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, उन सबको निगेट करते करते हमने उनको 100 साल पीछे धकेल दिया गया है? आगे देखते हैं। इसमें पार्लियामेंट ने कानून तो बनाए हैं, लेकिन आज ऑर्डिनेंस के माध्यम से उन कानूनों को अमेंड कर दिया गया है। तो क्या ये असंवैधानिक नहीं है? इज इट नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को एक आर्टिकल के माध्यम से, आर्टिकल 123 एंड 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें अध्यादेश का प्रावधान है, उनके माध्यमों से पार्लियामेंट के कानूनों को ढीला किया गया है ताकि उद्योगों को उसका लाभ प्राप्त हो सके। अगर आप आगे देखें तो पब्लिक इमरजेंसी, अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट को देखेंगे तो फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 5 में कहा गया है कि यदि कोई पब्लिक इमरजेंसी हो, युद्ध हो, आपातकाल की स्थिति हो, तो वहां पर तो लेबर लॉ में अमेंडमेंट कर सकते हैं। किंतु क्या ये पब्लिक इमरजेंसी है? क्या ये ऐसी स्थिति है जहां पर हम लेबर के अधिकार को छीन लें ताकि उद्योग हमारे चल सके? क्या इकोनॉमिक नेसेसिटी वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने का कारण बन सकती है? ये पूरा आर्टिकल इस मुद्दे पे है। यहां पे हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम ऐसी इमरजेंसी का इस्तेमाल करके लेबर का अधिकार छीन सकते हैं? लाखों की संख्या में लेबर्स अपने आप को दबा कुचला महसूस करते हैं। वो जिन क्षेत्रों में रह रहे हैं वहां पे उनको जबरन काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसलिए ये आर्टिकल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये संशोधन सही था, संवैधानिक था, एथिकल था, और नहीं था तो किन ग्राउंड्स पर इसको रद्द किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये एडिटोरियल है जिसमें कहा गया है कि हमने गरीबों को, माइग्रेंट्स को राशन तो दिया है, किंतु वो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म के लिए राशन के साथ साथ उन्हें एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी देने पड़ेंगे। और इसके लिए इस आर्टिकल में कहा गया है कि नरेगा में जो 100 दिनों के लिए अनिवार्य काम मिलता है उस सीमा को बढ़ाया जा सकता है। अगर हम मजदूरों को अनिवार्य रूप से
150 दिन का काम देंगे तो शायद वो अच्छी मजदूरी कमाकर इस महंगाई से, इस आपदा से अपने आप को बचा सकेंगे। तो इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान सरकार को मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए ऐसे प्रावधान करने चाहिए ताकि पैसा उनकी जेब में पहुंचे। जब पैसा जेब में पहुंचेगा तो डिमांड होगी और उस डिमांड से न केवल उनका बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था का जो रिकवरी है उसके गति को हम फास्ट कर पाएंगे। अगली खबर हमारे सामने एक आर्टिकल है, एक एडिटोरियल है ऑन द पेज नंबर 6, काफी इंपॉर्टेंट है, जो केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों को दर्शाता है। इस पूरे लेख में कहा गया है कि राज्यों ने क्या किया पिछले कुछ दिनों में पैसा कमाने के लिए। उन्होंने शराब की दुकानों को खोल दिया। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में प्रतिदिन अल्कोहल पे लगने वाले टैक्स से 30 करोड़ रुपए आते हैं और लगभग सभी राज्यों में शराब की कमाई से एक अच्छा खासा राजस्व उनको मिलता है। और इस समय जब राज्यों के ऊपर कलेक्शन ज़्यादा नहीं है, खर्च का बोझ बहुत ज़्यादा है, तो राज्यों ने अल्कोहल को बेचना, उससे पैसा कमाना उचित समझा। लेकिन जब अल्कोहल बिका तो उससे भीड़ जुटी, उस भीड़ से उस वायरस के इन्फेक्शन के फैलने का खतरा भी बढ़ा। इन सब को देखने के लिए राज्यों को एक बात सोचनी पड़ेगी कि क्या केवल अल्कोहल बेचकर ही पैसा कमाया जा सकता है? राज्यों के पास कमाई के क्या स्रोत हैं, जरा उसे देखते हैं। राज्य के पास अपने टैक्सेस हैं, जीएसटी है, वैट है, और केंद्र के करों में उनको हिस्सा मिलता है। जीएसटी को लागू किया गया ताकि टैक्स बॉयंसी और टैक्स एफिशिएंसी को प्राप्त किया जा सके। सभी राज्यों ने अपने अपने कराधान की शक्तियों का समर्पण करके जीएसटी को अपनाया ताकि टैक्स बॉयंसी, कर उत्प्लवता को प्राप्त किया जा सके। ये क्या होता है? राष्ट्रीय आय के बढ़ने से यदि कर बढ़ता है उसे हम टैक्स बॉयंसी कहते हैं, और कर प्रणाली में जो एफिशिएंसी है उसका मतलब है कि टैक्स कलेक्शन में कॉस्ट कम करना, कर के ऊपर कर का नहीं लगना, या अन्य जो समस्याएं हैं उसको दूर करना। इन दोनों लक्ष्यों के कारण जीएसटी अपनाया गया। किंतु क्या राज्य आज समर्थ हैं? क्या वो सशक्त हैं? पहले से ही उनके ऊपर कर का बोझ कम था, कर का बोझ अधिक था और कमाई के जरिए कम थे, और आज इस पेंडेमिक में उनका खर्च बढ़ गया है तो वो अल्टीमेटली अपने आप को कर के बोझ के अंदर दबा महसूस कर रहे हैं। इन सब को देखते हुए उनके सामने 3 समस्याएं हैं। राज्य की पहली समस्या है कि वो केंद्र पर अपने हिस्से के लिए आश्रित हैं, कि जब तक केंद्र उनको अपना हिस्सा नहीं देगा तब तक उनके कर राजस्व में बढ़ोतरी नहीं होगी। दूसरा, जीएसटी से उनको आश्वस्त किया गया था कि अगले 5 साल तक जो भी उनका लॉस होगा उसकी भरपाई पार्लियामेंट या केंद्र करेगी, किंतु ऐसा भी नहीं किया गया। और तीसरा यह है कि इस आपदा या वित्तीय आपदा के समय वो अपने कर को लगाकर अतिरिक्त राजस्व नहीं कमा सकते। तो राज्य जीएसटी से खुद को घिरा महसूस करते हैं कि वो किसी भी तरीके से कमाई नहीं कर पा रहे हैं, उनका राजस्व पहले से घटा है। और इसीलिए उनके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? पहला पेट्रोलियम, दूसरा अल्कोहल, तीसरा व्हीकल। इस समय व्हीकल के रजिस्ट्रेशन से कमाई होने वाली सच नहीं है। अल्कोहल को उन्होंने बेचना शुरू किया बट उसकी अपनी समस्याएं हैं, जैसा कि हमने देखा। एज अ रिजल्ट राज्यों के पास अंतिम अवसर बचता है बोरो करने का, कि वो मार्केट से बोरो कर सकें, उधार ले सकें। किंतु बाजार से बोरो करने के लिए भी उनको यूनियन गवर्नमेंट की अप्रूवल के रूप में चाहिए होगी, या दे नीड अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, एज वेल एज उनको केंद्र को गारंटर के रूप में रखकर पैसे बोरो करने पड़ेंगे। इन सब को देखते हुए ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंधों को लेकर काफ़ी तनाव चल रहा है। राज्य ये मांग कर रहे हैं कि क्या हमें पुराने ढर्रे पर लाया है, क्या हमें कर राजस्व की वसूली में स्वायत्ता दी जा सकती है, क्योंकि जीएसटी के आने से जो लाभ उनको दिखाए गए थे वो अभी मिलते प्रतीत नहीं हो रहे हैं। तो ये पूरा आर्टिकल एक क्वेश्चन बनाता है पेपर 3 का कि क्या जीएसटी का मॉडल सफल रहा है, क्या जीएसटी ने वित्तीय संघवाद को बढ़ावा दिया है या नहीं। इस पे आपको समीक्षा करनी होगी। हमारे पास अगली न्यूज़ इकोनॉमी से है,
जिसमें डेटा ये बताता है कि भारत में अप्रैल के महीने में इंडस्ट्रियल आउटपुट, औद्योगिक उत्पादन का स्तर घटा है। मार्च की तुलना में अप्रैल में औद्योगिक उत्पादकता में लगभग 16.7% की गिरावट आई है। यही आंकड़ा अगर आप देखेंगे पिछले साल के लिए, तो पिछले अप्रैल में मार्च की तुलना में ये बढ़त थी लगभग 2.7% की। मतलब ये हुआ कि मार्च 2019 की तुलना में अप्रैल 2019 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बढ़त हुई, किंतु इस वर्ष में इसमें गिरावट देखने को मिली है। और ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि स्टील है, क्रूड ऑयल है, सीमेंट है, कोल है, इन मुख्य उद्योगों में काफ़ी गिरावट, काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, जिस कारण से आईआईपी इंडेक्स में गिरावट हम देख रहे हैं। इसके अलावा भारत की मैन्युफैक्चरिंग ने इस महीने में लगभग 20% कॉन्ट्रैक्शन किया है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग 20% घटी है, जो लगभग 80% तक बच गई है। यदि हम मार्च में 100 रुपए का उत्पादन करते होंगे तो अप्रैल में वो 80 पर आ गया, जो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्शन है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के लिए जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, उसमें लगभग गिरावट 25% आएगी और पूरे साल की ग्रोथ रेट लगभग नेगेटिव जोन में चली जाएगी। मतलब इस पूरे वर्ष में 2021 में हमारी ग्रोथ रेट पिछले वर्ष की तुलना से नेगेटिव जोन में रहेगी, ग्रोथ रेट कम रहेगी। अगर हम बात करें इसको सिंपल टर्म्स में, 2019-20 में और 2020-21 की अगर बात की जाए तो इस वर्ष की ग्रोथ रेट नेगेटिव में रहेगी, क्योंकि इस वर्ष का उत्पादन इस वर्ष से भी कम रहने वाला है। इसलिए सरकारों को इकोनॉमिक मेजर्स अनाउंस करने पड़ेंगे। सरकार ने किए भी हैं, लगभग 20 लाख करोड़ के मेजर्स अनाउंस किए हैं, जिसको भूमि पर आते आते, जिसको रूप लेते लेते समय लगेगा, किंतु वो आवश्यक इंपॉर्टेंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा लिए गए मेजर्स किसी भी नौकरशाही के, लाल फीताशाही के अंतर्गत फंस के ना रह जाएं और वो स्मूथली आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द आर्टिकल ऑन एशिया पैसिफिक। आप देखें ये जोन एशिया पैसिफिक का है, जहां पर इस तरफ इंडियन ओशन है, इस तरफ पैसिफिक ओशन है। इस जोन में एक बहुत बड़ा पोर्शन प्लास्टिक का प्रोड्यूस होता है, कंज्यूम होता है, और सारा का सारा कचरा इन समुद्रों की ओर जाता है, जिस कारण से इस क्षेत्र में काफ़ी गंदगी, मरीन पोल्यूशन देखा जा रहा है। इसके अलावा ये क्षेत्र काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है। एज अ रिजल्ट इन देशों के तटों पर मछलियों का जो पालन है, जो फिशिंग है, उसमें काफ़ी बड़ा शोषण होने के कारण समुद्री एनवायरनमेंट को नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ रहा है। आप देखें कि लिखा गया है कि रीजन इंपॉर्टेंट तो है, किंतु इस रीजन के मरीन एनवायरनमेंट, समुद्री पर्यावरण काफ़ी स्ट्रेस में है, स्ट्रेन में है। यहाँ की जैव विविधता ऑलमोस्ट समाप्त होने के कगार पे पहुंच गई है। इसके पीछे ओवरफिशिंग, प्लास्टिक पॉल्यूशन एक बड़ा कारण है, और इसलिए देशों को कोलैबोरेट करना होगा ताकि यहाँ पर इस क्षेत्र में हम जो जैव विविधता है उसको बना के रख सकें, एनवायरनमेंट को मजबूत कर सकें। अगली खबर हमारे सामने एक ऐसे न्यूज़ पे है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका इस्तेमाल आप एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। भारत के नौसेना के जहाज़ियों ने, हमारे पायलट्स ने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है इस अलग अलग विपदाओं में। अगर आप देखें तो आवर पायलट्स सेलर्स आर अनसंग हीरोज। ये ऐसे हीरो हैं जिनकी हम बातें बहुत कम करते हैं। जब 2006 में ईरान इजराइल के बीच में एक प्रॉक्सी वॉर शुरू हुआ था, तब ऑपरेशन सुकून ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके माध्यम से 3000 भारतीयों को मिडिल ईस्ट से वापस भारत लाया गया था, जिनमें इनकी अहम भूमिका थी। 2011 के अरब स्प्रिंग में हजारों की संख्या में भारतीयों को लीबिया से भारत लाया गया था। 2015 में यमन के क्राइसिस के कारण यमन से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन राहत की शुरुआत की गई थी, और वर्ष 2020 में एक बार फिर से हमारे सैनिकों ने
वंदे भारत मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। ये सारे ऑपरेशंस एग्जाम में काम आते हैं और हम अपने एसेज, अपने आंसर्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये न्यूज़ आपको हिंदू के पेज नंबर 7 पे मिल जाएगी। नेक्स्ट इज एक न्यूज़ है जो पेज नंबर 8 पे मिलेगी आपको। इसकी हेडिंग है स्टिमुलस फॉर स्मॉल बिजनेसेस, वेंडर्स एंड फार्मर्स। बेसिकली जो शहरी निर्धन लोग हैं उनके लिए सरकार अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम लेकर आ रही है। जब लोग शहर से गांव आते हैं या गांव से शहर जाते हैं तो शहरों में दे आर नोन एज अर्बन पुअर, उनके पास पर्याप्त रहने की व्यवस्था नहीं होती, तो झुग्गियां शहर में पनपती हैं और झुग्गियों के पनपने से गंदगी, बीमारी और क्राइम भी पनपता है। एज अ रिजल्ट अर्बन हाउसिंग स्कीम्स के तहत अफोर्डेबल रेंट स्कीम को शुरू किया जा रहा है। घर बनाए जाएंगे, फ्लैट्स बनाए जाएंगे और गरीबों को बहुत ही निम्न किफ़ायती दर पर रेंट पर दिया जाएगा, जिससे स्लम्स को समाप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ उन सभी घरों में सैनिटेशन, हाइजीन, वाटर की व्यवस्था भी कर हम बेहतर मानव जीवन को अचीव कर सकते हैं। अगर हमें 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करना है, उसके लिए भी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुद्रा स्कीम के तहत जो भी व्यापारी, छोटे व्यापारी शिशु लोन लेते हैं, जिस लोन की अधिकतम सीमा 50,000 रुपए है, उनके लिए इंटरेस्ट में छूट देकर सरकार ने 1500 करोड़ का राहत पैकेज अनाउंस किया है। इससे स्मॉल व्यापारियों को फायदा मिलेगा, इससे निर्धन को रहने में फायदा होगा। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए फ्री फूड की व्यवस्था की गई है और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो लोग ठेला लगाते हैं, उनके लिए सरकार ने आसानी से ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जिससे 50 लाख वेंडर्स को फायदा मिलेगा। जहां तक किसानों की बात है तो 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और दिए जाएंगे, जिससे वो बुआई से पहले ऋण लेकर कृषि को सपोर्ट कर सकें। ये न्यूज़ बताती है कि अर्बन पुअर, छोटे व्यापारी, स्ट्रीट वेंडर्स, माइग्रेंट वर्कर्स और किसानों के लिए सरकार ने पिछले कुछ दिनों में क्या प्रयास किए हैं। अगर आप अगली न्यूज़ पे आए तो ये दरअसल इंडिया चाइना के ऊपर है, गिलगिट बाल्टिस्तान। इस मैप को देखें आप, ये भारत का जम्मू कश्मीर है, किंतु इसके कुछ क्षेत्र अवैध रूप से चीन पाकिस्तान के कब्जे में है। उनमें से एक है गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान में चीन ने पाकिस्तान को सहायता देने के लिए एक बांध के निर्माण का ऐलान किया है। उसका नाम है डायमर बशा डैम, जिससे पाकिस्तान इंडस के रिवर के वाटर को इस्तेमाल करेगा इरिगेशन के लिए। भारत ने चीन के समक्ष अपना स्टैंड रखा है कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है और आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारे संबंध और खराब हों। यह हमें देखना होगा कि चीन की क्या इस पर प्रतिक्रिया आती है, किंतु अभी भारत ने अपना स्टैंड खड़ा किया है कि ऐसा कोई डैम बनाना भारत की संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ है। इससे पहले भी आपने सुना होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, जो कि हमारे कश्मीर से गुजरता है। तो चीन पहले से ही भारत की संप्रभुता पर आघात करता आया है, जिससे हमारे संबंधों में कुछ तनाव देखने को मिला है। किंतु इन परिस्थितियों में पड़ोसी के साथ संबंध बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज एक ग्लोबल क्राइसिस है और इस समय देशों को परस्पर झगड़ने की बजाय परस्पर सहयोग करना चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी इस समस्या से रिकवरी प्राप्त कर सकें। हमारे सामने अगली खबर है, इंडिया नॉन कमिटेड टू ऑन टॉक्स विद तालिबान। तालिबान के साथ हम बात करने को इच्छुक नहीं है। भारत से अमेरिका आग्रह कर रहा है कि भारत को तालिबान से बात करनी चाहिए ताकि अफगानिस्तान में शांति बहाल हो सके, किंतु भारत के लिए तालिबान से बात करना एक आतंकी संगठन को औपचारिकता देना होगा। इससे भारत के आतंकवाद के खिलाफ किए गए प्रयासों पर पानी फिर जाएगा। इससे पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बोलने का मौका मिल जाएगा। इससे अन्य आतंकवादी संगठनों को एक हिम्मत मिलेगी कि यदि वो लगातार हिंसा करते हैं तो एक दिन राज्य उनसे बात करने को इच्छुक होंगे, और इसीलिए भारत तालिबान से बात करने को अभी उतना इच्छुक दिखाई नहीं दे रहा। यदि तालिबान भविष्य में पूर्ण रूप से हिंसा त्याग कर एक संवैधानिक, एक राजनीतिक बॉडी बनना चाहेगा, तब शायद वार्ता की संभावना बन सकती है। किंतु इस समय जब तालिबान के हमले लगातार हो रहे हैं,
वैसी स्थिति में वार्ता का कोई मतलब दिखाई नहीं देता। हमारे पास अगली खबर, दरअसल जो इंपॉर्टेंट खबर है वो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में भारत के बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर है। आप देखें कि इस न्यूज़ में बताया गया है कि ग्लोबल मंदी या ग्लोबल जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव होने से भारतीय बाजारों पर उसका इंपैक्ट पड़ा है। भारत के बाजारों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसके मुख्य 4 कारण हमने इसमें से निकाले हैं। पहला है ट्रेड वॉर। चीन अमेरिका के ट्रेड वॉर से कंपनियों में भय पैदा होता है। अमेरिकी निवेशकों ने एशियन मार्केट से अपना पैसा निकाला है, जिससे भारतीय बाजार पर भी उसका इंपैक्ट पड़ा है और भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। दूसरा, विश्व में लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये अनिश्चित है कि बीमारी कब तक नियंत्रित होगी या कब तक इसका समाधान मिलेगा। इससे भी निवेशक काफी हतोत्साहित हैं। जब केसेस बढ़ेंगे तो बाजारों की रिकवरी कब होगी इसका भी पता करना बड़ा मुश्किल है। निवेशकों में डर है कि यदि वो पैसा लगाते हैं और मार्केट और गिर जाए तो उनको नुकसान हो जाएगा। इसलिए अभी वो पैसा निकाल कर बैठे हैं और देख रहे हैं कि बाजार किस तरफ रुख लेता है। और अंत में, लॉकडाउन के होने से पूरी अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधियां ऑलमोस्ट रुक पड़ी हैं। इससे भी निवेशकों में उत्साह दिखाई नहीं देता। इन सभी कारणों से भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। हमारे लिए आज तक का डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ पे हमने हिंदू के मुख्य खबरों को विस्तार से देखा है और आपको बताया है कि आप कैसे उसका इस्तेमाल एग्जाम में कर सकते हैं। हम आने वाले दिनों में दरअसल हिंदू के डिस्कशन के साथ साथ एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस, द PIB योजना कुरुक्षेत्र के डिस्कशन को शामिल करने वाले हैं। हम उन सभी आर्टिकल्स, मैगजीन्स को लेकर आएंगे जिससे एग्जामिनेशन के लगभग सभी क्वेश्चंस आप एड्रेस कर सकेंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।